एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आरआरबी ग्रुप डी 2025 आपकी जो जीके जीएस की क्लास चल रही है, ये जो है आपका 2 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 में आपके जो भी जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, कब शुरू की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 1993 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 1993 में जो है कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, ये आपका जो है 1993 में स्टार्ट की गई थी। क्लियर है? और बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा आपसे नई एकीकृत नई नई एकीकृत नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा योजना, ये आपकी प्यारे बच्चे 1 जनवरी 2023 1 जनवरी 2023 में जो है ये शुरू की गई थी। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा पीएम 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 विश्वकर्मा कौशल सम्मान कौशल सम्मान, ये योजना कब शुरू की गई थी प्यारे बच्चे? ये जो है आपके 2023 और 24 में लॉन्च की गई थी। 2023-24 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, समर्थ योजना। कौन सी? समर्थ योजना, ये कब लॉन्च की गई थी? समर्थ योजना आपकी 3 मार्च 2023 3 मार्च 2023 को। ठीक है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन हर पेमेंट हर पेमेंट कौन सी प्यारे बच्चे? डिजिटल मिशन ये जो आपकी 6 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी। 6 मार्च 2023 को। ठीक है, न्यू इंडिया ठीक है, लिटरेसी प्रोग्राम, ये आपका मार्च 2023 में। ये भी कब प्यारे बच्चे? मार्च 2023 में। ठीक है, और भी बहुत सारी योजनाएं। एक योजना आई थी, प्रोग्राम आया था, वाइब्रेंट प्रोग्राम। वाइब्रेंट वाइब्रेंट विलेज विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था आपका? 10 अप्रैल 2023 10 अप्रैल 2023 को। ठीक है, एक आया था आपका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। कौन सा? राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, कब आया था ये? 19 अप्रैल 2023 को। 19 अप्रैल 2023 को। ठीक है, एक योजना आई थी आपकी जनधन योजना, 2014 में आई थी। जनधन योजना जो आपकी 2014 में आई थी। कब? 28 अगस्त को। 28 अगस्त 2014 में। ठीक है, मेक इन इंडिया, ये भी 2014 में आई थी सितंबर में। मेक इन इंडिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आई थी आपकी मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 25 सितंबर 2014 में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आया था। ठीक है प्यारे बच्चे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2015 में आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है,
कब आया था ये आपका? 22 जनवरी 2015 में। 22 जनवरी 2015 में। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, और है आपकी एक उजाला योजना। कौन सी? उजाला योजना। ये योजना आपकी प्यारे बच्चे 2015 में आई थी। कब? 1 मई 2015 में। ठीक है, और एक अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी आई थी 9 मई 2015 में। 9 मई 2015 में। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आया था, इसी दिन 9 तारीख को ही। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना कब आया था ये भी जो है उसी दिन आया था जिस दिन अटल पेंशन योजना आई थी। ठीक है, 9 मई 2015। 9 मई 2015। ठीक है, एक अमृत योजना। कौन सी योजना थी? अमृत योजना। अमृत योजना जो है आपकी 25 जून 2015 में। ठीक है, एक आया था राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। ये जो है आपका 15 जुलाई 2015 में। 15 जुलाई 2015। ठीक है, एक योजना आई थी मेरे प्यारे बच्चे आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। ये कब आई थी आपकी? ये 22 जनवरी 2015 में। ठीक है, 22 जनवरी 2015। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे स्टार्टअप इंडिया, किसकी बात करूं प्यारे बच्चे? मैं यहां करूंगा ब्रैकेट में। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया। ये भी एक योजना थी जो 2016 में आई थी, जनवरी में। 16 जनवरी 2016 में। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सभी योजना इंपोर्टेंट है। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, सब करना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को। ठीक है, एक और लिखा देता हूं। एक था आपका क्या नाम था उसका? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये कब आई थी आपकी? 4 मई 2017 को। 4 मई 2017 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में, ठीक है, सही मिलान का चयन करें। तो प्यारे बच्चे मोहम्मद, मैं बात करूं आपसे किसके बारे में? माइक्रो फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये कैसा बैंक है मेरे प्यारे बच्चे? ग्रामीण बैंक है, ये आप याद रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, बांग्लादेश के किसके द्वारा ये इसकी स्थापना की थी? बांग्लादेश के क्या नाम था उनका? एक अर्थशास्त्री थे बांग्लादेश के। अर्थशास्त्री कौन? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने प्यारे बच्चे, मोहम्मद यूनुस ने क्या किया था? ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना की। ठीक है, क्या बताना चाहा मैंने कि जो माइक्रो फाइनेंस है ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है, क्या किया प्यारे बच्चे? एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, जो किस किस अंतर्गत है? देखें किस किस क्षेत्र के अंतर्गत है प्यारे बच्चे? ये जो है आपकी माइक्रो क्रेडिट।
माइक्रो माइक्रो क्रेडिट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में, माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में एक कैसी संस्था है? ये अग्रणी संस्था है, अग्रणी संस्था है, अग्रणी संस्था है। ठीक है, चलिए अब बात करें कि ये मोहम्मद यूनिस और ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये गरीबों का बैंक कहा जाता है इसे, इसे किसे? ग्रामीण बैंक को, ग्रामीण ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ग्रामीण बैंक को क्या कहते हैं? गरीबों का बैंकर कहा जाता है, गरीबों का बैंकर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें इसकी स्थापना जो मेरे प्यारे बच्चे ग्रामीण बैंक की, ये 1976 में की थी। कहां पे? बांग्लादेश में। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ठीक है, कहां पे की गई थी स्थापना? किसकी प्यारे बच्चे? ग्रामीण बैंक की। इसकी स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई थी। कब? 1976 में। और प्यारे बच्चे किस जगह? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में 1976 में। ठीक है, मोहम्मद यूनुस द्वारा ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1976 में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? एक दिया है आपका कौन है? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या ऑप्टिकल सेंटर या पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। देखो मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे डायग्राम के तहत, यहां ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है, ये कौन सा लेंस ले लिया हमने आप प्यारे बच्चे? ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, कोई सा भी लेंस ले लीजिए आप। ठीक है, ये क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी? ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस पर जो है ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये पॉइंट क्या होगा? ये आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से समझेंगे, ओके, तसल्ली से। ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा आपका ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल CAL होता है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब इसमें एक चीज और होगी मेरे प्यारे बच्चे, जो फोकस दूरी होगी कहाँ पे? यहाँ इधर ये F होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? F1। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? F1। और यहाँ क्या होगा? 2F1। ठीक है, यहाँ होगा F2, यहाँ होगा 2F2। ठीक है, अब इसमें देखो आप, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन या इंसिडेंस कहीं दिखेगा इसमें? भाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन ये किस में होंगे? ये तो प्रिज्म वाले में होंगे ना, इसमें तो नहीं हो सकते हैं लेंस में। ठीक है, तो ना तो इसमें दिख तो नहीं रहा। ऑप्टिकल सेंटर आपको दिख रहा है इसमें, देखो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है आपका? ये रहा। ठीक है, ये आपको दिखा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे इसमें कौन सा सही रहेगा? सेकंड सही है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे केवल इसमें है कहीं? केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी आपका मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। केवल दो सही है, क्योंकि इनमें किसी भी लेंस में, ठीक है, इस तरीके के लेंस जो होंगे, या कॉनकेव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो, किसी में भी रिफ्रैक्शन और इंसिडेंस नहीं होगा, कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? फोकस दूरी होगी, ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, ये दोनों होंगे। क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे इसी में, किसमें? अगर इसी में बात करें हम, जैसे होता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, कहाँ पे बनेगा, इसी में अगर ऑब्जेक्ट को किसी को हम, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? 2F1 पे रख दिया। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है, अगर 2F1 पे है तो ऑब्जेक्ट 2F2 पे बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये लाइन इस तरीके से जाएगी रिफ्लेक्ट होके, और ये F2 से चली जाएगी। ठीक है, और एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। तो कहाँ पे, जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पे आपकी जो है क्या बनेगी? इमेज बनेगी, और ये आपका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका और भारत को अलग करता है। कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे कुछ इंपोर्टेंट चीजें, कि श्रीलंका और भारत को अलग कौन सी लाइन, कौन सी दिखा करती है? भारत, भारत और भारत और श्रीलंका की बात करता हूं। भारत और श्रीलंका, क्या बताया आपको प्यारे बच्चे?
पाक जलडमरू मध्य, जलडमरू जलडमरू मध्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, अफगानिस्तान 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 और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा प्यारे बच्चे? डुरंड रेखा, डुरंड रेखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे किसके बीच में, मैकमोहन किस किसके बीच में है? भारत और चीन, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? आपकी है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगर बात करूं मैं आपसे रेड क्लिफ रेखा की, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय में बात करेंगे, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? यह है आपकी हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, एक रेखा है आपकी प्यारे बच्चे मैनरहीन रेखा। ठीक है, ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है, रूस और फिनलैंड। ठीक है, नोकिया कंपनी कहाँ से संबंधित है? फिनलैंड से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनके बीच में प्यारे बच्चे मैनरहीन रेखा है, मैनरहीन रेखा। ठीक है, अगर हम बात करें 17वीं समांतर पैरेलल रेखा की, तो ये किस किस के बीच में है? ये वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। ठीक है, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और कौन सा है? दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। इन दोनों के बीच कौन सी समांतर रेखा है? 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, कौन सी है इन दोनों के बीच? 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है प्यारे बच्चे, पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, अगर 38वीं समानांतर की बात करें तो किसके बीच में है ये? कौन सी? 38वीं की बात करें तो ये जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया बात करेंगे हम, उत्तर कोरिया और कौन सा? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इन दोनों के मध्य जो है 38वीं समानांतर पैरेलल रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा, 38 पैरेलल रेखा है इनके बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें 100 अरे रे रे किसकी 141 डिग्री, किसकी? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किन दो देशों के बीच मध्य है? ये अलास्का और कनाडा के मध्य है, अलास्का और कनाडा। अलास्का और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है प्यारे बच्चे? 141 डिग्री पश्चिमी, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा, सॉरी देशांतर रेखा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 49वीं समांतर रेखा, कौन सी? 49वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा। कौन सी? 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है, एक आपकी ओडर नीसे रेखा है, कौन सी? ओडर नीसे किन दो देशों के मध्य है? ये आपकी जो है जर्मनी, कौन सा? पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच है, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच है। कौन सी रेखा है ये? है आपकी ओडर नीसे, ओडर नीसे रेखा। ठीक है प्यारे बच्चे, जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस
इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है? सीज फ्राइड रेखा, सीज सीज फ्राइड रेखा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी चालक के गुजरने वाली, ठीक है, यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? देखो कैसे समझाएंगे इसको। इफ अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इज डबल्ड, मैंने माना पहले कंडक्टर, क्या करंट किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चे? आई से। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। करंट यानी क्या हो गया प्यारे बच्चे? आई से डिनोट करेंगे। मैंने मान लिया पहले मेरे पास करंट कितना था? 2 एम्पेयर था। ठीक है, बाद में इसको मैंने क्या किया, इसको जो है कितना कर दिया, आई को, पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डबल्ड, यानी कितना कर दिया? 2 का डबल कितना हो गया? 4 एम्पियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रिपल कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैंने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास प्यारे बच्चे कितना है? मेरे पास है आपके पास, मैंने इसको भी 2 ही ले लिया, 2 वोल्टेज है, इसको कितना किया गया? अब ट्रिपल कर दिया गया, यानी अब कितना कर दिया गया? 6 वोल्टेज कर दिया गया। उसने पूछा है पावर विल इंक्रीज, यानी पावर पावर इनमें कितनी इंक्रीज हो जाएगी? अब इसकी पावर कितनी थी प्यारे बच्चे? अब मैं निकाल लेता हूँ। पावर क्या होता है? P इक्वल्स टू में वी आई, पावर V अपॉन आई। ठीक है, V अपॉन आई नहीं, वी आई। पावर किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? वी आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहली पावर अब कितनी होगी, ध्यान से समझेंगे। तो पावर की वैल्यू निकालेंगे तो V की वैल्यू कितनी है? 2, और I की वैल्यू कितनी है? 2। पावर कितनी होगी प्यारे बच्चे? 4 वॉट। ये तो है आपकी ओल्ड पावर। ठीक है, ओल्ड पावर है। अब जब आपने इनको जो है करंट को 2 गुना किया, पोटेंशियल डिफरेंस को 3 गुना किया, अब जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें पूछ रहा है कि जो नया क्या, जो नई पावर है कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई? तो नई पावर यहाँ पे कैसे निकलेगी? देखो वही फिर से V इक्वल टू में क्या है? वी आई। ठीक है, पावर की वैल्यू निकाल लेते हैं। V की वैल्यू कितनी है? 6 हो गई। ठीक है, और अगर इसकी बात करोगे तो कितना है? 4 है आई। अब पावर कितनी हो गई? 24 वॉट। ये 24 वॉट हो गई। ठीक है, ये है न्यू। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई? ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई? 6 टाइम्स इंक्रीज हो गई ना, 6 टाइम्स इंक्रीज हो गई। 4 6 26। ठीक है, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई? 6 टाइम्स। अगर आप याद नहीं रख पाए, अगर कोई सीरीज अगर मैं बताता हूँ, जैसे कोई याद, आपको कोई सीरीज याद नहीं रही कि मान लीजिए अगर करंट को इतना बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ेगा, तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। 2 मिनट का खेल भी नहीं लगेगा, सिर्फ 20 सेकंड का टाइम चाहिए इन चीजों में। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 6 टाइम, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझा दिया, क्लियर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, विच एलिमेंट इज नॉट मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? ठीक है, कॉपर मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कॉपर किससे डिनोट किया जाता है? यानी कॉपर Cu से डिनोट करते हैं। किससे? Cu से। आपने एक सीरीज पढ़ी होगी, केदारनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है। अगर आपको वो सीरीज पता है तो आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? केदारनाथ का मामा आलू यानी एल्युमिनियम, जरा यानी जेरन जिंक, ठीक है, आयरन Fe पकाता है यानी Pb, और हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आएगा आपका पहले कॉपर, फिर आएगा मरकरी, फिर आएगा आपका कॉपर हो गया, हाँ कॉपर के बाद मरकरी, फिर आएगा आपका सिल्वर Ag, फिर गोल्ड Au, फिर आपका आ जाएगा प्लेटिनम, जिसको हम Pt से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर वाला जो क्या है, पोटासियम है, वो जो है मेरे प्यारे बच्चे मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है वो मोस्ट रिएक्टिव है। और आप जितने सीरीज में नीचे चले आओगे, सब जो है क्या रहेंगे? लेस रिएक्टिव होते चले आएंगे। ठीक है, K4 क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पोटासियम है। क्या है? K4 पोटासियम है। N4 सोडियम, C4 कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, A4 एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, Pb से क्या डिनोट होता है? लेड से Pb। ठीक है, H4 हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, ठीक है, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, याद रखेंगे। सिल्वर, Au गोल्ड, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये Pt क्या होता है? प्लेटिनम। ठीक है, मरकरी इज ओर ऑफ अमलगम। ठीक है, ये भी याद रखें। अब इसमें देखो आप किसके बारे में पूछा, उसने आपको सिर्फ कॉपर के बारे में पूछा है। और कॉपर कहाँ है आपका? ये रहा कॉपर, ये रहा आपका कॉपर। ठीक है, इसने पूछा कि कौन इनमें से जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है।
तो देखो जो कॉपर से नीचे वाला होगा वही आपका आंसर होगा। अगर आप इसमें देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या एजी कहाँ पे है? एजी, एजी कॉपर से नीचे है। एजी कॉपर से नीचे है तो इसका मतलब है एजी ही इसका राइट आंसर होगा, कहीं दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? जेड एन कहाँ है? जेड एन देखो यहाँ पे है, ये भी ऊपर है। आयरन कहाँ पे है? ये भी इससे सीयू से कॉपर से ऊपर है। पीबी कहाँ है? लेड इससे ऊपर है। लेकिन सिर्फ आप सिर्फ एक देखोगे, कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? एजी। कहाँ पे है एजी? ये रहा। ये जो एजी है मेरे प्यारे बच्चे, ये कॉपर से नीचे है तो इसका मतलब है ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये ऊपर की साइड वाले क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील। और ये मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? नीचे की अगर डायरेक्शन में आओगे आप तो कैसे रहेंगे? ये लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट, चलिए कहता है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब प्यारे बच्चे कहाँ बनेगा? कोई बात नहीं, बना देते हैं। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपकी क्या है प्यारे बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट क्या रहेगा आपका? पी। ठीक है, क्लियर? ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये पी है। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आपकी फोकस दूरी, और ये क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपने बोला क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? फोकस दूरी के बराबर पे है, तो इसका मतलब है फोकस पे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे कि इमेज कहां बनेगी इसकी? देखो, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो प्यारे बच्चे वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाती है? वो रिफ्लेक्ट होके जो जाएगी वो प्यारे बच्चे एफ से जाएगी। ठीक है, यहां से गई और वो यहां से निकल गई। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे से कहीं नहीं टकराएंगी, तो इसका मतलब है, देखो अगर क्या बोला, ऑब्जेक्ट कहां पे है? अगर मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है आपका एट एफ पर है तो इमेज जो है आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। देख रहे हो, इमेज डाउन इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज कहां पे बनेगी प्यारे बच्चे? इन्फिनिटी पे बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और लार्ज इन साइज बनेगी। अगर यही आपसे पूछ लिया जाता, अब देखो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाता कि किसी इमेज को जो है प्यारे बच्चे कहां रख दिया जाए? बियॉन्ड सी। ठीक है, देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया जाए, यहां है आप। ठीक है, ये आपका लेंस है। ठीक है, ये क्या है? पी है, ये एफ है, ये आपका सी है। अगर ऑब्जेक्ट इस बार आपका मेरे प्यारे बच्चे बियॉन्ड सी रख दिया जाता है कहीं भी, ठीक है, तो अब आपकी इमेज कहां बनेगी? तो अगर यहां से देखो कोई भी लाइन अगर इस तरीके से पास होगी तो वो कहां से जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर कोई भी लाइन फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। तो अब यहाँ पे इमेज कहां बनेगी प्यारे बच्चे? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा? अब हमने ऑब्जेक्ट रखा था हमने बियॉन्ड सी। ठीक है, और इमेज कहां बनी मेरे प्यारे बच्चे? बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ बनी। और प्यारे बच्चे स्मॉल बनी और इन्वर्टेड बनी, रियल बनी और इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनी और छोटी बनी है। ठीक है, तो हर चीज का जो है ध्यान रखना है आपको। क्लियर? ठीक है, चलिए अगर मैं ये कहूं आपसे, पता है क्या होता है? चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है आपका मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन कहता है कि 1867 में, कब? 1867 में बॉम्बे या मुंबई हो गया अब से आत्माराम पांडुरंगा द्वारा स्थापित डैश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आत्माराम पांडुरंगा की अगर बात करेंगे तो किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से संबंधित है। ठीक है, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा की बात करें तो प्यारे बच्चे ये किस समाज से संबंधित है? ये थे आपके प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। ठीक है, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, क्या दिया गया है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम, राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज। ठीक है, कब की गई थी? किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चे? ये की गई थी आपकी 1828 में। कहां? कलकत्ता में।
कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, अगर बात करें हम आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती, दयानंद दयानंद सरस्वती, ठीक है, किस वर्ष की गई थी? 1857 में। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे? ये गई थी आर्य समाज की द्वारा। किसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा? आर्य समाज की, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चे? 1875 में। ठीक है, कहां पे? मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, क्या है आपका? सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना प्यारे बच्चे महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी 1873 में। किसके द्वारा? महात्मा महात्मा ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक सत्य शोधक समाज किस वर्ष की गई थी? ये भी पता लगाना जरूरी है। 1873 में। ठीक है प्यारे बच्चे, कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करूं मैं कौन सी थी? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के जो संस्थापक थे वो कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? ये थे आपके दादोबा पांडुरंगा, दादोबा दादोबा पांडुरंग। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना इन्होंने की थी, परमहंस मंडली। ठीक है प्यारे बच्चे, किस वर्ष की गई थी परमहंस मंडली की? 1849 में, 1849 में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे, प्रार्थना समाज तो बता दिया ना? हाँ, चलो, तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। देवेंद्र नाथ देवेंद्र नाथ टैगोर किसकी स्थापना की थी इन्होंने? इन्होंने की थी प्यारे बच्चे तत्वबोधक तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी सभा। कब की गई थी? 1839 में। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे आपका कौन सा राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए, कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसने की थी प्यारे बच्चे? आत्माराम पांडुरंगा द्वारा की गई थी 1867 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानिए। देखो, किसी भी एक रिएक्शन के अंदर मैं ये कहूं एक्स वाई प्लस में एक्स वाई, या मैं कहूं प्यारे बच्चे ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस सी डी कह सकते हैं, कि ए बी प्लस सी डी टू गिव्स। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चे इनमें से जो ए है वो किसके साथ अभिक्रिया कर ले? डी के साथ। ए ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली? डी के साथ अभिक्रिया कर ली। बचा क्या रिएक्टेंट में आपके पास? बी आर बच गया। और बी आर किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है मेरे प्यारे बच्चे? बी ए के साथ। मान लीजिए मैंने कहा कि ए ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली प्यारे बच्चे? इसमें ए ने कर ली डी के साथ। ए ने किसके साथ कर ली? डी के साथ। बचा क्या आपके पास? बी। तो बी किसके साथ अभिक्रिया करेगा प्यारे बच्चे? सी के साथ। अगर ये क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। ये क्या होता है प्यारे बच्चे? रिएक्टेंट। ठीक है, ये होता है आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक। ये क्या होता है आपका? अभिकारक होता है। और ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, उत्पादक। प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं इसको हम? उत्पाद। ठीक है, अब अगर आपके पास मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है? एक दो, एक दो। अगर किसी भी रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्शन में आपके पास अगर रिएक्टेंट में चार अगर प्रोडक्ट हैं, कितने हैं आपके पास? चार रिएक्टेंट्स हैं, तो और चार ही आपके पास प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? देखो, किसके द्वारा हुआ ये? आयनों के द्वारा। कैसे कह सकता हूं मैं प्यारे बच्चे? वे अभिक्रियाएं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, मैं यहां लिखता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वे अभिक्रियाएं, वे वे अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनमें अभिकारकों के बीच, जिनमें अभिकारकों के बीच, जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें उन्हें द्विविस्थापन
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की, मैंने कहा कि आपके पास Na2SO4 है, जब आपने इसको बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई तो आपको बेरियम सल्फेट मिल गया और बचा हुआ प्रोडक्ट क्या था, NaCl, वो भी किसके साथ, ट्वाइस के साथ। ठीक है, आयनों का प्रधान आदान क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, Na ने किसके साथ अभिक्रिया की हुई है इसमें, Na ने जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की, और SO4 ने किसके साथ अभिक्रिया की, Ba के साथ। ठीक है, तो इसी में आप देखोगे प्यारे बच्चे, पहला ऑप्शन ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन के बाद क्या आता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, ये है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट प्यारे बच्चे अगर किस में टूट जाता है, एक, दो या दो से अधिक अगर पदार्थ में टूटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी प्यारे बच्चे वियोजन अभिक्रिया। पहला तो वियोजन है, दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका देखोगे इसमें सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल है ये, यहाँ भी यहाँ डबल बन गया। ठीक है, और यहाँ सिंगल हो गया, तो ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन है, ओ सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें एक तो पोटेशियम है और एक ब्रोमीन है। ठीक है, यहाँ पे बेरियम है और एल्युमिनियम है। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे हम प्यारे बच्चे, ये यहाँ पे ये है, तो ये भी कौन सा है, ये जो है आपका कौन सा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा चलिए, क्वेश्चन कहता है कि व्हेन 6 ओम 9 ओम, तीन रेसिस्टेंस हैं, 6 ओम 9 ओम और फिर से 6 ओम। ठीक है, सीरीज कनेक्टेड इन किसमें प्यारे बच्चे, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस विल बी। अगर ये क्वेश्चन की रेसिस्टेंस सही है तो करते हैं। R1 आपके पास कितना दिया है प्यारे बच्चे, 6 ओम, R2 कितना दिया है, 9 ओम, फिर से R3 आपको जो है कितना दे दिया है, 6 ओम। लेकिन इनको सबको किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, समानांतर क्रम में है। ये किसमें है, ये सभी जो है प्यारे बच्चे समानांतर क्रम में है, किसमें, इसमें पैरेलल में, ये सभी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, 1/r' इज इक्वल टू में 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 डॉट 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 1/rn तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/r1 की वैल्यू कितना है, 6, R2 9 और R3 है आपका फिर से 6। ठीक है, अगर इनका एलसीएम आप लोगे मेरे प्यारे बच्चे, इनका अगर एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम इनका होगा 18। 6 से इसको 3 टाइम्स काटेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, 9 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 1 2, 6 से ये फिर 3 टाइम्स कटेगा, 3 1 3। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए आप, जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/r' बराबर में 3 2 5 और 3 8/18। ठीक है, 8/18। अब इसको जो है काट देते हैं, किससे काट दें हम, अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है, 4/9, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे कितना कर सकते हैं, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4r' बराबर में किसके हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 9 के, और r' की वैल्यू आपको निकालनी थी तो 9 ये इसके साथ प्रोडक्ट में है तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, तो r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 8, बचा कितना प्यारे बच्चे, ये बच गया आपका, एक बच गया, फिर से कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0, 4 2 8, अब बच गया 2 4 5 4 5 20। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 2.25 ओम टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज 2.25 ओम। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में, ठीक है, तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है, किसके अधीन नहीं होता है, तत्वों की अधीन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सब्जेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। देखो प्यारे बच्चे, पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो आवर्तीय गुण के अंतर्गत प्यारे बच्चे, एक तो आपके पास क्या होगा, त्रिज्या होगी, कौन सी, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, एटॉमिक साइज। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप, क्या क्या होगा, एटॉमिक साइज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, परमाणु त्रिज्या।
परमाणु परमाणु त्रिज्या होगी आपके पास। प्यारे बच्चे एक आपके पास में क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक भी होगा और धात्विक गुण भी होंगे। क्या होंगे आपके पास में, धात्विक गुण। ठीक है, और क्या होगा प्यारे बच्चे, गलनांक भी होगा, क्वथनांक भी होगा। ये सभी तत्व क्या होते हैं प्यारे, विशिष्ट भौतिक गुण हैं। ये कैसे गुण है, ये भौतिक गुण है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो देखो कोई भी एलिमेंट मैं ले लेता हूं, जैसे मैं आपको एलिमेंट से समझा देता हूँ। देखो सारणी में से कोई भी आप एक एलिमेंट उठा लीजिए। मैं आपके लिए एक एलिमेंट ले लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे। सपोज करो मैंने हाइड्रोजन ही ले लिया, या मैंने हीलियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लो चाहे, इसी से समझ में आ जाएगा आपको। ऑक्सीजन को किससे डिनोट करेंगे, और ओ से, और इसका मेरे प्यारे बच्चे एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे KLM सेल में, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 और 6। ठीक है, अब इसकी इसमें से देखो क्या हुआ, इसकी क्या वैलेंसी निकाल सकते हो आप, इसकी वैलेंसी आप निकाल सकते हो बिल्कुल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में कितने आवश्यकता है, 2 की, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसके एटॉमिक साइज की बात करूं प्यारे बच्चे, एटॉमिक साइज किस में निकालते हैं हम, पिकोमीटर में। तो कितना होता है इसका एटॉमिक साइज, होता है मेरे प्यारे बच्चे 48 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम संयोजकता भी निकाल सकते हैं, परमाणु आकार भी निकाल सकते हैं, तत्वों का रंग निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का कैसा रंग है, नहीं निकाल सकते ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट सेल, यानी ब्रह्मत्य कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। कितने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्यारे बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तीनों गुणधर्म तो आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका कलर नहीं बता सकते मेरे प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चे कब, 2004 में, 2004 में मेरे प्यारे बच्चे, ये 2004 में जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी भाषा है आपकी, तमिल। अगर मैं बात करूं कुछ और भाषाओं की जो 2004 में जोड़ी गई थी, कौन कौन सी जोड़ी गई थी मेरे प्यारे बच्चे, एक तो आपकी बोडो थी, बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली, मैथिली और संथाली। ये सभी भाषाएं मेरे प्यारे बच्चे कब जोड़ी गई थी, ये भाषाएं भी 2004 में जोड़ी गई थी। ठीक है, बोडो कहाँ बोली जाती है प्यारे बच्चे, असम में। ठीक है, डोगरी कहाँ कहाँ बोली जाती है प्यारे बच्चे, जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हाँ ये डोगरी सिर्फ जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बिहार और झारखंड में मैथिली, बिहार और झारखंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, संथाली की बात करेंगे तो आपका पश्चिमी बंगाल, कौन सा बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में भी बोली जाती है संथाली, झारखंड और असम में भी। ठीक है, ये भाषा जो है मेरे प्यारे बच्चे इन राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची प्यारे बच्चे, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसमें मेरे प्यारे बच्चे कितनी भाषाएं दी गई हैं, इसमें आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, क्लियर है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये सब जो प्यारे बच्चे, गुजराती भी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सभी भाषाएं हैं आपकी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोला है कि मेरे प्यारे बच्चे, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। पहला बोला है उसने कि दूरी में वृद्धि के साथ स्थिर रहता है, बिल्कुल नहीं रहेगा भाई, दूरी में वृद्धि के साथ स्थिर नहीं रहेगा। अगर उसमें दूरी की वृद्धि कर दी जाए मेरे प्यारे बच्चे, अगर दूरी की वृद्धि हो जाए, दूरी की वृद्धि की जाए, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, दूरी में भी वृद्धि साथ घटती है। ठीक है, अगर दूरी की वृद्धि की जाए, किसकी, धारावाही चालक की ओर चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ स्थिर रहता है, नहीं रहता है। दूरी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, दूरी में वृद्धि के साथ, दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। कौन,
धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। ये जो मैंने लाइन लिखी है कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी में, ठीक है, वृद्धि के साथ घटता है। क्यों मेरे प्यारे बच्चे? अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहूं कि आप जो है चालक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है। देखो कैसे, ये क्या है आपके पास, ये एक मैग्नेट है। क्या है ये एक मैग्नेट है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे इसमें इस तरीके से, ये पास में है, ये भी पास में है। अब क्या हो रहा है, अब जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो रहा है, दूरी हो रही है ना चुंबकीय क्षेत्र में, क्या हो रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इसमें दूरी बढ़ती जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें, जैसे जैसे इसमें दूरी बढ़ती जाएगी तो इसमें जो है वृद्धि के साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे है क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा, वैसे वैसे ही जो है क्लियर है। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाएगा इसमें, जैसे देखो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक कर दिया गया, फिर यहाँ तक कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, फिर और कम होता चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट बोला उसने इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, अगर कि चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है, नहीं भैया कैसे बढ़ जाएगा, दूरी के साथ तो घटेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोला उसने कि दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया, आगे बढ़ने की आपको कोई जरूरत ना है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मेरे प्यारे बच्चे आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां 11वां मौलिक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे, ये 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में दिए गए हैं और किस भाग में दिए गए हैं, भाग 4A में है। किस में है ये, भाग 4A में है, या 4 का भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कर्तव्य जो है प्यारे बच्चे अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है। किस अनुच्छेद में है ये, अगर अनुच्छेद की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है। और इनको कब जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्यों को इनको कब जोड़ा गया था, ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे, ये हुआ था आपका 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। क्या जोड़े गए, आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इनकी अवधारणा कहां से ली गई है प्यारे बच्चे, इन मौलिक कर्तव्यों को कहां से ही ले लिया गया है इनको, इन मौलिक कर्तव्यों को जो है मेरे प्यारे बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से इनको जो है प्यारे बच्चे लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। नहीं 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 नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, वो तो आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। कहां से, सोवियत संघ से, इंग्लिश में लिख दूं USSR से लिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो इनको शामिल किया गया था, किसकी सिफारिश पे इनको शामिल किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका जो कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, ये कहता है कि कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे छोटा नागपुर पठार से होकर कौन सी नदी बह रही है, आपकी दामोदर नदी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और मेरे प्यारे बच्चे कहां होकर बहती है, कौन सी है, दामोदर। किसकी बात करेंगे हम, दामोदर नदी। दामोदर नदी कहां से निकलती है प्यारे बच्चे, ये छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर
छोटा नागपुर पठार से निकलकर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और मेरे प्यारे बच्चे ये कहाँ, झारखंड और कौन सा है, एक आपका पश्चिमी बंगाल, इन दोनों से होकर बहती है। ठीक है, झारखंड, झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल से होकर बहती है, तथा पश्चिमी बंगाल से, तथा पश्चिमी बंगाल से होकर बहती है, पश्चिमी बंगाल से होकर बहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, मेघना नदी की, किसकी बात की जाए, मेघना। मेरे प्यारे बच्चे मेघना नदी कहाँ है, ये एक बांग्लादेश में है। कहाँ पे है ये, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद बनती है। कब बनती है ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद बनती है, संगम के बाद बनती है। ठीक है, मेघना हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे तुंगभद्रा और भीमा की, इन दोनों की, ठीक है, कौन सी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा और प्यारे बच्चे भीमा, इन दो नदियों की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों नदियां प्यारे बच्चे कहां बहती हैं, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में बहती हैं। ठीक है, कहां बहती हैं, दक्षिण भारत में बहती हैं। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं प्यारे बच्चे, ये भी पता होना चाहिए। ये जो है गोदावरी और कृष्णा नदियों की, ठीक है, सहायक नदियां हैं। गोदावरी और, गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, दामोदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कहता है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे वो है आपका यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं सबसे पहले आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे यजुर्वेद के बारे में। क्या लिख रहा हूं मैं, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चे, यह अनुष्ठानों और, यह, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले सबसे पहले यजुर्वेद की बात करूंगा मैं। यह अनुष्ठानों, यह अनुष्ठानों और बलिदानों, और बलिदानों से संबंधित है, बलिदानों से संबंधित है। कौन, यजुर्वेद। ठीक है, इस यजुर्वेद को मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है, यजुर्वेद को, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। को किसके रूप में, कर्मकांड, कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में, कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इसमें अनुष्ठानों के मंत्रों और प्रक्रियाओं का संकलन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे किसकी, ऋग्वेद की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये भजनों का संग्रह है, ये है भजनों का, जो भजन होते हैं ना उनका संग्रह है ये है भजनों का संग्रह है, और सबसे प्राचीन वेद भी है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे सामवेद, किसकी, सामवेद। सामवेद प्यारे बच्चे ये जो है धनु और मंत्रों का वेद है। किसका वेद है ये, धनु, धुनों, यह है धुनों, धुन जो होती है ना, टून। ठीक है, और मंत्रों का, मंत्रों का वेद है। इस वेद को और क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, गीतों की पुस्तक भी कहा जाता है इसे। ठीक है, गीतों की पुस्तक भी कहते हैं, गीतों की, गीतों की पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, गीतों की पुस्तक भी इसे कहा जाता है। एक वेद आपका रहता है प्यारे बच्चे अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा है, अथर्ववेद। ठीक है, ये प्यारे बच्चे जादू टोना से संबंधित है। किससे, यह है जादू टोना, जादू टोना रोग उपचार, जादू टोना और रोग उपचार से संबंधित है, रोग उपचार से संबंधित है। ठीक है,
इसे प्यारे बच्चे नवीन वेद माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? नवीन वेद, नवीन वेद माना जाता है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया है? यहां लिखता हूं मैं, गायत्री मंत्र किसकी बात कर रहा हूं मैं? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया प्यारे बच्चे? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, कितने वेद हैं आपके? 4 प्रकार हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे ये तो ठीक है, ऋग्वेद गायत्री मंत्र में है। ये कहाँ पाया जाता है? ये तीसरे मंडल में है। किस में है मेरे प्यारे बच्चे? तीसरे मंडल में है। ठीक है, तीसरे मंडल में मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहा हूँ? तीसरे मंडल में। और सूक्त कितने हैं? 62। सूक्त 62। और श्लोक की बात करेंगे तो श्लोक 10 में पाया जाता है, 10 में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, गायत्री मंत्र का सबसे पहला प्रसिद्ध उल्लेख ऋग्वेद, ठीक है, इसके तीसरे मंडल के 62वें सूक्त और 10वें मंत्र में है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं। ठीक है, देखो किसकी बात करूंगा मैं सबसे पहले? हाइड्रोजन, ध्यान से समझें। हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और प्यारे बच्चे बेरिलियम। किसकी बात करूंगा मैं? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लूइन, ऑक्सीजन 9, फ्लूइन 10, FLUORINE, फ्लोराइन, फिर नियोन। ठीक है, इसी से आप समझ जाओगे। इनके एटॉमिक साइज थोड़ा टेढ़ा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन की किसकी बात करूंगा प्यारे बच्चे में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है इसका? 0.849। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे इसके? ये है न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कितना है? 0.849 है। अगर मैं हीलियम की बात करूंगा तो 1.844 होगा। लिथियम की बात करता हूं तो मैं 2.937, 2.937। बेरिलियम की बात करूंगा तो 5.538। ठीक है, बोरोन की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, बोरोन होता नहीं नहीं नहीं, इसका 5 नहीं होगा, 3 होगा, 3.538। ठीक है, और बोरोन होगा प्यारे बच्चे 4.39, बोरोन हो गया। कार्बन की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 5.135। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा आपका 5.877। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6.614। ठीक है, अगर फ्लोरीन की 9 करेंगे बात करेंगे तो 7.351 और नियोन की बात करेंगे तो 8.084। ये इनके प्यारे बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैं। ठीक है, क्या है ये प्यारे बच्चे? प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है ये? प्रभावी, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आप जो है आराम से इसमें लगा सकते हो अंदाज कि क्या होगा। सबसे पहले आपको दिया गया मेरे प्यारे बच्चे कार्बन। ठीक है, कार्बन का कितना दिया गया है आपको? मैंने कितना बताया कार्बन का? 5.135 होता है, 5.135 होता है। और ये क्या दिया है प्यारे बच्चे आपको नेक्स्ट? बोरोन, बोरोन का कितना दिया गया है? बोरोन का है 4.39। ठीक है, F4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? फ्लोरीन 7.351, 7.351। लिथियम का कितना दिया गया है? 2.937। और पूछा क्या है इसमें? सबसे ज्यादा किसका होगा, ये इसमें पूछा। अब आप इसमें आराम से देख सकते हो सबसे ज्यादा किसका है। सबसे ज्यादा जो है मेरे प्यारे बच्चे F4 फ्लोरीन का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, लिस्ट आप याद कर लेना। ठीक है, कोई ट्रिक है नहीं इसमें कि बता दें आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं, तो संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा? 3 रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 15 ओम, 13 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अगर किसकी बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? पैरेलल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी प्यारे बच्चे समानांतर क्रम, समानांतर क्रम। समानांतर क्रम का फॉर्मूला अलग होता है, सीरीज वाला अलग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे R1 की,
R2 की और R3। 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। एक दिया गया है आपको 10 ओम, नेक्स्ट दिया गया आपको 15 ओम, थर्ड दिया गया आपको 30 ओम। इन तीनों को मेरे प्यारे बच्चे किसमें पैरेलल में जो है इनको ज्वाइन किया गया। तो पैरेलल के लिए आप क्या लगाते हो, 1/r' बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। देख रहे हो एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, कभी कराया पीछे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 1/r', 1/r1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू प्यारे बच्चे 15 है और R3 की वैल्यू कितनी है, 30 है। अब इनका जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम सबका 30 ही होगा। 10 से 3 टाइम्स कटेगा और 3 1 जा 3, 15 से 2 टाइम्स 2 1 जा 2, और ये 13 से 1 टाइम्स और 1 1 जा 1। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखोगे आप 1/r' बराबर में कितना हो गया, 6/30। अगर आप इसको काट भी देते हैं तो प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 1/5। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आएगा आपका r' बराबर में 5 ओम। ठीक है, आपने इनको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, r के साथ 1 का हुआ, ये 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, कितने के बीच वर्षा होती है, कितने से कितने सेंटीमीटर, यानी कितने सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा होती है। किसमें, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इनमें मेरे प्यारे बच्चे जो 70 से 200 सेंटीमीटर के, ठीक है, डिस्टेंस में बारिश होती है, हाइट पे। ठीक है, 70 से प्यारे बच्चे 200 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, ये किसके बताया मैंने आपको, उष्ण कटिबंधीय का। अगर मैं बात करूं आपसे नम पर्णपाती वन का, नम पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन, इनमें कितने के बीच में वर्षा होती है प्यारे बच्चे, इनका होता है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे शुष्क पर्णपाती वन की, किसकी, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, इसमें मेरे प्यारे बच्चे जहां वर्षा कहां होती है, 70 से 100 के बीच, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, अगर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार की बात की जाए, उष्ण कटिबंधीय प्यारे बच्चे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, कितनी वर्षा, कितने के बीच वर्षा होती है प्यारे बच्चे, 200 से अधिक वार्षिक वर्षा जो कितने सेंटीमीटर होती है, 200 से अधिक सेंटीमीटर, 200 से अधिक होती है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। और जहां 70 से कम होती है वो कौन से वन होते हैं प्यारे बच्चे, वो कांटेदार वन और झाड़ियां होती हैं। कांटेदार वन, कांटेदार वन और झाड़ियां, कांटेदार वन और झाड़ियां, कितनी वर्षा होती है प्यारे बच्चे वहां, 70 सेंटीमीटर से कम, 70 से कम। ठीक है, अब इसमें देखोगे मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है कहां होती है, वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर कौन होता है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। तो मेरे प्यारे बच्चे भारत का जो सर्वोच्च कानून जो अधिकारी होता है, यानी कौन होता है वो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है ये, अटॉर्नी जनरल, भारत के, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चे। ये जो हैं क्या होते हैं, मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं सरकार के। भारत सरकार का, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, मुख्य कानूनी सलाहकार, मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको कौन नियुक्त करता है, नियुक्ति, नियुक्ति किसके द्वारा होती है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा होगी, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, और अनुच्छेद किसके तहत ये प्रावधान है, अनुच्छेद 76,
अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में क्या कहता है क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के, ठीक है, किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चे आप मान लीजिए कौन से वर्ष से, पहले वर्ष से ही शुरू होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब प्यारे बच्चे, 1974 से 78 में। ठीक है, और इसके पहले वर्ष में जो है प्यारे बच्चे शुरू किया गया था। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता जो कार्यक्रम था इसका पहले वर्ष में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, साइक्लोहेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, किसका, साइक्लोहेक्सेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे C6H12। ठीक है, क्लियर है। यानी इसमें क्या होते हैं मेरे बच्चे, 6 तो इसमें कार्बन होते हैं और 12 इसमें हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, वैसे ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये बाकी हटा दें, ये कुछ मिस प्रिंट हो गया, मिस राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी इस तरीके से है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो प्यारे बच्चे कितने कार्बन से हमारे पास, देखो 6 कार्बन से, यानी एक कार्बन यहाँ लेते हैं, 2 3, ठीक है, फिर यहाँ लेंगे 4, एक यहाँ लेते हैं 5, एक यहाँ ले लेते हैं बीच में 6। अब इनके पास में सबके क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और सबके पास में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 होते हैं। अगर मैं अब यही बात करूँ आपसे मेरे प्यारे बच्चे, तो कितने हाइड्रोजन इनमें जुड़ जाएंगे, प्रत्येक में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4 बॉन्ड हो गए ना सबके पास, इसके भी पास 4 हो गए, इसके पास जब 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, इसके भी पास 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और मेरे प्यारे बच्चे इसके भी पास 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये क्या है, C6H12। ठीक है, अगर मैं बेंजीन की बात करूं, अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो उसमें प्यारे बच्चे C6 और H6 होता है, यानी उसमें उतने ही तो कार्बन होते हैं और उतने ही उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर सेम एज बनेगा, लेकिन इसमें जो है कुछ डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। 6 कार्बन हो गए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और सबके साथ मेरे प्यारे बच्चे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सबके साथ क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। हो गए सबके पास 4 ये क्या है, बेंजीन, और ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो अ पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब पहले बात करेंगे हम अमीबा की। किसकी बात करें हम, अमीबा की। अमीबा क्या दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चे, ये परजीवी पोषण को दर्शाता है। किसको, परजीवी पोषण, परजीवी परजीवी पोषण। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे अमरबेल की, किसकी बात करें, अमरबेल की, अमरबेल, ये प्यारे बच्चे एक परजीवी पौधा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कैसा पौधा है, परजीवी पौधा है, और यह प्यारे बच्चे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता और परजीवी पोषण पर निर्भर करता है। किस पर, परजीवी पोषण, यानी अमीबा जैसे पर जो है ये निर्भर करता है। ठीक है, और ये मेजबान पौधों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, इसमें क्लोरीन की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर मेरा प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों की, तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, ये मृतजीवी हैं। क्या है ये मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपके मृतजीवी हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त करते हैं ये अपना प्यारे बच्चे पोषण तत्व, ये मरे हुए सड़े हुए से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः पंचवर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये होता है आपका प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। मैं बात करूं आपसे कौन सा संविधान संशोधन, 73वें की बात करूं, 73वें संविधान, किस संविधान संशोधन में ये होता है, 73वें संविधान संशोधन में, संशोधन अधिनियम कब हुआ था ये, 1992 में। ठीक है, 1992 के तहत मेरे प्यारे बच्चे ग्राम पंचायत का कार्यकाल, ग्राम पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष या 5 साल। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल है। ठीक है, क्लियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर है। यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो जाती है।
ठीक है, क्लियर है। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या मिल जाए आपको? नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। चलिए।